हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। तो कल हम लोग आपका सीडीपी का क्लास नंबर 14 ले रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम है मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। तो कल का जो क्लास था वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता अगर उसी में हम लोग मोटिवेशन चैप्टर को उसी में कंटिन्यू करते, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो कल हम लोगों ने मोटिवेशन का उसका जो भी नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, उसके साथ ही साथ उसके कुछ थ्योरीज थे, उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और उसके कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो टॉपिक्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक तो हमारा है कि ये जो मोटिवेशन है ये किस प्रकार से बालक में या व्यक्तियों में किस प्रकार का बदलाव लाने का कार्य करता है। उसके साथ ही साथ एक हमारा होता है मोटिवेशन साइकिल, वो हमारा बाकी रह गया था। तो इन दोनों को हम लोग आज के इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा और मोटिवेशन का पूरा क्लास आप लेना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी आज का क्लास आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम का वेस्ट किए हुए हम लोग क्लास की ओर, जिसमें जो टॉपिक्स हमारे बाकी रह गए हैं उनको हम कवर करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर एक नया जो हमारा सब टॉपिक है उसी से रिलेटेड यानी कि मोटिवेशन या अभिप्रेरणा से ही रिलेटेड जो एक उसका सब टॉपिक है, यानी कि हम लोग व्यक्तियों को या फिर बालक को अभिप्रेरित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए किस प्रकार के मेथड्स का यूज कर सकते हैं, किस प्रकार की विधियों का यूज कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा वो है रुचि यानी कि इंटरेस्ट। हम लोग को सबसे पहला प्रयास तो ये करना चाहिए कि बालक को मोटिवेट करने के लिए सबसे फर्स्ट थिंग जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम कर सकती है वह होता है उन बच्चों में इंटरेस्ट जागरूक करना उस क्षेत्र के लिए या उस विषय के लिए जिस विषय के बारे में हम उनको पढ़ाना चाहते हैं या फिर जिसके बारे में हम उनको मोटिवेट करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग पहले उसके इंटरेस्ट को जगाने का प्रयास करें, तब हम लोग उसको मोटिवेट कर पाएंगे। दूसरा है सफलता यानी कि सक्सेस। हम लोग उनको मोटिवेट करने के लिए ये बोल सकते हैं कि यदि आप चीज़ों को अच्छी प्रकार से समझोगे तो आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में आगे चल कर के बहुत ज़्यादा सफल होगे। तो ये कह देने के बाद भी बालक में थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाती है और वो बच्चा मोटिवेट हो जाता है। तीसरा है प्रतिद्वंदिता यानी कि कंपटीशन करवाए जाने चाहिए। कंपटीशन के द्वारा भी बालक को भी प्रेरित किया जा सकता है। अब ये कंपटीशन ये ज़रूरी नहीं कि वो फिजिकल मोटिवेशन के लिए ही हो, हम लोग उनके मानसिक मोटिवेशन के लिए यानी कि उनके जो मेंटल मोटिवेशन है उनको भी डेवलप करने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के कंपटीशन करवा सकते हैं। वैसे भी स्कूल्स में टाइम टू टाइम बहुत सारे कंपटीशन करवाए जाते हैं और ये इसीलिए करवाए जाते हैं ताकि उनमें मोटिवेशन लाया जा सके। जैसे कि आपको इस पिक्चर में क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये रस्साकसी का खेल है, जिसमें एक साइड कुछ अन्य लोग हैं, एक साइड कुछ अन्य लोग हैं, दोनों के ग्रुप बने हुए हैं और ग्रुप जो है एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है और वो मोटिवेट है कि मुझे इस कंपटीशन को जीतना है, इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से प्रतिद्वंदिता यानी कि कंपटीशन के द्वारा भी बालक में मोटिवेशन लाया जा सकता है। फिर है सामूहिक कार्य यानी कि ग्रुप में जो भी कार्य किए जाते हैं, हो सकता है वो प्रोजेक्ट्स हो या असाइनमेंट हो या फिर बहुत सारे साइंस के विभिन्न प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं स्कूलों में, तो उसके माध्यम से भी हम बालकों को मोटिवेट कर सकते हैं और ग्रुप में साथ में रहने से बालक में ज़्यादा मोटिवेशन आने की अपेक्षा की जाती है। तो ये था। फिफ्थ नंबर है हमारा प्रशंसा और पुरस्कार, जिसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि बालक जो भी कार्य कर रहा है हम लोगों को उस चीज़ के लिए उसे इनकरेज करना है, साथ ही साथ उसे कुछ प्राइजेस देने हैं, कुछ रिवॉर्ड्स देने हैं, जिससे कि वो बच्चा मोटिवेट हो पाए। आगे है हमारा आवश्यकता का ज्ञान, यानी कि जो भी उसकी नीड है
उस नीड का उसको जानकारी देना और उसी के अनुरूप उसको ज्ञान प्रदान करना, जिससे कि वो बच्चा मोटिवेट हो पाए। आगे है खेल विधि का प्रयोग, यानी कि बालक को खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए, जिससे कि उनमें मोटिवेशन आसानी से लाया जा सके। और खेल विधि से हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। इससे बालक जो होते हैं उसमें इंटरेस्ट भी आ जाता है चीज़ों को लेकर के, और अगर चीज़ों को वो इंटरेस्ट के साथ करते हैं तो ऑलरेडी उसमें एक मोटिवेशन डेवलप हो जाता है। तो ये था खेल विधि का प्रयोग। आगे है असफलता का भय दिखाकर। अब हम लोग कभी कभी बच्चों को ये भी डराते हैं कि अगर ये कार्य तुम नहीं करोगे तो असफल हो जाओगे। तो इस प्रकार का असफलता का भय दिखा कर भी उनमें कुछ मोटिवेशन लाए जा सकते हैं, और वो उन कार्यों को करने के लिए बाधित हो सकता है, और जिसके द्वारा वो उन कार्यों को करने के लिए मोटिवेट भी हो सकता है। आगे है दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा। तो हम लोग जो है बहुत सारे ऑडियो वीडियो या फिर ऑडियो विजुअल एड्स, तीनों ही चीज़ों का यूज करके बालकों को मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ऐसे कार्य जिसमें हमारे ज्ञानेंद्रिय यानी कि हमारे जो सेंसेस हैं वो पूरी तरह से कार्य करें, उस चीज़ को सीखने में हमें ज़्यादा आसानी होती है। तो यदि हम लोग ऑडियो एड्स का यूज़ कर रहे हैं या विजुअल एड्स का यूज़ कर रहे हैं या फिर ऑडियो वीडियो दोनों ही एड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि बालक में एक अलग प्रकार की अभिप्रेरणा का विकास होता है और वो चीज़ों को जल्दी सीख पाने में सक्षम होता है। तो क्या होते हैं ये ऑडियो एड्स, क्या होते हैं विजुअल एड्स, और क्या होते हैं ऑडियो वीडियो एड्स, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ऑडियो एड्स जो हैं उसमें हमारे लिए जो श्रव्य सामग्रियां हैं जिसके सहायता से हम लोग किसी चीज़ को सुन पा रहे हैं, तो वो सारे हमारे ऑडियो एड्स के अंदर में आते हैं। जैसे कि आपका टेप रिकॉर्डर हो जाएगा, आपका रेडियो हो जाएगा, ठीक है, आपका ग्रामोफोन हो जाएगा, आपका लिंगोफोन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऑडियो एड्स के अंदर में आती है। उसी तरह से विजुअल एड्स के अंदर में हमारे जो भी देखने वाली चीज़ें, जैसे कि चार्ट्स हो गया, आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, पिक्चर्स हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए, तो इनकी सहायता से हम लोग चीज़ों को देख पा रहे हैं, तो ये विजुअल एड्स की कैटेगरी में आते हैं। ऑडियो वीडियो एड्स के अंदर में या फिर ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर में वे सारी चीज़ें आते हैं जिसमें दोनों ही चीज़ें समाहित हैं, यानी कि उसमें हमें वीडियो भी दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ में हम लोगों को उस चीज़ का ऑडियो भी यानी कि सुनाई भी दे रहा है। जैसे कि हमारा एग्जांपल इसमें हो सकता है टेलीविज़न यानी कि जो टीवी है, उसके बाद है ड्रामा यानी कि कुछ नाटक किए जाए स्कूल में उसके माध्यम से, फिर है साउंड मोशन और फिल्म। ये सारी चीज़ें जो होती है ये ऑडियो विजुअल एड्स के कैटेगरी में आती हैं। तो ये सारी विधियां थी जिनके द्वारा से हम लोग बच्चे को अभिप्रेरित कर सकते हैं। एक और मेथड है बच्चे को भी अभिप्रेरित करने का, वो है परिणाम का ज्ञान। यानी कि हम लोग जैसे किसी बच्चे का हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं उसका, और एग्जामिनेशन के बाद हम लोग उसे रिजल्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर उसे अपने परिणाम का ज्ञान होता है कि उसने कितना चीज़ों को सीख पाया है, तो इसकी सहायता से भी बालक में एक अभिप्रेरणा का विकास होता है और वो बच्चा अभिप्रेरित हो जाता है। तो ये सारे टोटल मेथड्स थे जिसके द्वारा हम लोग बालक को अभिप्रेरित कर पा रहे हैं। तो इन मेथड्स में मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है सीखने में प्रेरणा का महत्व। यानी कि हमारा जो मोटिवेशन है वो लर्निंग में किस प्रकार का अपना इम्पोर्टेंस छोड़ रहा है या फिर अपना इम्पोर्टेंस दे रहा है लर्निंग प्रोसेस में, उसके बारे में जानने का। तो पहला है कि अगर हम लोग बालक को किसी प्रकार का उसे निंदा करते हैं किसी चीज़ के लिए, या फिर उसे इनकरेज करते हैं, या फिर उसे हम लोग कोई रिवॉर्ड्स देते हैं, तो इससे बालक में क्या होती है कि उसमें एक मोटिवेशन उत्पन्न होता है बालक में, और उस मोटिवेशन के कारण उस बालक में जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। आगे है
शिक्षक जो है वो प्रेरणा द्वारा उत्तम गुणों व आदर्शों को विकसित कर चरित्र निर्माण करता है। तो हम लोग जो उसमें नए नए जो भी गुण हैं या फिर जो अच्छे गुण हैं, उन गुणों को, उन क्वालिटीज़ को उन बच्चों में डेवलप करने के लिए भी हम लोग मोटिवेशन का सहारा ले सकते हैं। दूसरा है अनुशासन में सहायक होता है। फिर है प्रतिद्वंदिता का प्रयोग करके तीव्र गति से ज्ञान अर्जन होता है, यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस है हमारी, यानी कि जो अधिगम प्रक्रिया है, उसमें तेज़ी लाने का कार्य भी हमारा मोटिवेशन कुछ हद तक करता है। आगे है रुचि जागृत करने में सहायक है, जिसको आप लोग भली भांति जान रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया हुआ है। ध्यान केंद्रित करने में सहायक होते हैं, यानी कि और ये तो बात जो है ये बिल्कुल ही आप लोगों के समझ में आ रही होगी कि अगर बच्चों में इंटरेस्ट आ रहा है तो ऑलरेडी बच्चा जो है इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा, तो ध्यान देकर भी वो ज़रूर पढ़ेगा। तो मोटिवेशन जो होता है वो बच्चों में एक अटेंशन लाने का, एक ध्यान केंद्रित करने का कार्य भी कर रहा होता है। साथ ही साथ उसका जो लक्ष्य है, यानी कि उसने जो गोल सेट किया हुआ है, उस गोल तक पहुंचने में भी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा सहायता करता है। आगे है अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं। तो यदि कोई बालक अभिप्रेरित हो गया है या फिर वो मोटिवेट हो गया है, तो उसमें किस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखाई देंगी। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होगी, तो उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाएगी। जो बालक होगा वो जितनी कुशलता से पहले कार्य कर रहा था, वो उसकी कार्य कुशलता में, यानी कि जितनी तीव्र गति से वो कार्यों को कर रहा था पहले, मोटिवेट होने के दौरान वो उन चीज़ों को और भी अच्छी प्रकार से कर पाएगा। दूसरा है व्यवहार में स्वशोधन करना। अब उसके व्यवहार में भी जिस प्रकार का परिवर्तन आएगा वो भी मोटिवेशन के द्वारा आ सकता है। फिर है सक्रियकरण करना, यानी कि यदि वो कोई कार्य में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, वो सक्रिय नहीं था उन कार्यों को ले करके, तो मोटिवेशन आ जाने के बाद बालक में जो है किसी भी कार्य को करने में सक्रियता दिखाई देने लगती है और वो चीज़ों को ले करके वो ज़्यादा अच्छी प्रकार से करने लगता है। फिर है द्वंद्वों का समाधान करना। यदि उसमें किसी प्रकार का उसके मन में द्वंद्व चल रहा है किसी बात को लेकर के, तो उसका भी समाधान वो मोटिवेशन के द्वारा कर लेता है। ये कहा जा रहा है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके द्वारा हम लोग आप लोगों को पूरा बताने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि आप लोगों को सारे जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियरली समझ में आ रहे होंगे और आप लोग अपनी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी पूरी अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि है अभिप्रेरित व्यवहार से लक्ष्य निर्धारित होता है। मोटिवेट हो जाने के बाद बालक जो है अपना गोल को सेट करने में ज़्यादा सफल होता है। फिर है मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने की चेष्टा करना। जो भी उसकी बेसिक नीड्स हैं, जिसकी फुलफिलमेंट करना उसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, उन सारी चीज़ों को भी कर पाने में वो मोटिवेशन के द्वारा सक्षम हो पाता है। आगे है व्यवहार को प्रारंभ करना तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु उसे गति प्रदान करते रहना। तो क्या होता है कि कभी कभी मोटिवेशन के अभाव में बालक जिस कार्य को कर रहा होता है शुरू में, उस कार्य को मोटिवेशन के अभाव में बीच में कहीं वो उस कार्य को उस गति से नहीं कर पाता जिस गति से वो पहले कर रहा होता है। तो उसे टाइम टू टाइम मोटिवेशन चाहिए उस चीज़ को लेकर के, ताकि वह उस कार्य को लेकर सक्रिय रहे, उस कार्य को लेकर के वो किसी भी स्थिति में अक्रिय ना हो पाए। इसीलिए मोटिवेशन जो है टाइम टाइम पे उसे दिया जाना चाहिए और उस मोटिवेशन के द्वारा उस कार्य को जिस गति से वो शुरुआत में कर रहा था उसी गति से वो बाद में भी कर पाए और अपने जो लक्ष्य उसने निर्धारित किया हुआ है उस लक्ष्य तक आसानी से पहुंच पाए। तो ये है हमारा जो भी अभिप्रेरणा का जो विशेषताएं थी, यानी कि बालक जो है अभिप्रेरित हो जाने के बाद उसमें किस प्रकार के चेंजेस आते हैं या किस प्रकार की विशेषताएं उसमें उत्पन्न हो जाती है, उसको हम लोग अभी देख रहे थे। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है जो कि है अभिप्रेरणा के घटक, यानी कि कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के जो कंपोनेंट होते हैं वो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है एक्टिवेशन, दूसरा है इंटेंसिटी और तीसरा है परजर्वेंस। तो देखिए यहाँ पर एक्टिवेशन में क्या होता है, तो बालक जो है किसी भी कार्य को करने के लिए
खुद का एक डिसीजन बना पाता है, एक निर्णय ले पाता है। यानी कि सरल शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि उसे जो भी कार्य करना है उसके लिए वो निर्णय ले पाता है इस स्टेज में, एक्टिवेशन के स्टेज में। दूसरा होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यानी कि उसकी जो इस स्टेज में क्या करता है, जो बालक होता है वह किसी भी कार्य को जिसने उसने पहले निर्णय लिया हुआ है कि हाँ मुझे ये कार्य करना है, जैसे कि आपको एग्ज़ाम्पल में दिखाई दे रहा है कि ये जो बच्चा है वो चाहता है कि ये चोटी पर चढ़े और वहाँ पर एक झंडा लगा करके आए। ये इसका एक डिसीजन है जो इसने लिया हुआ है। तो उस डिसीजन के लिए वो कार्य करेगा उस इंटेंसिटी से, और वो क्या करेगा, तो वो चढ़ाई करना स्टार्ट करेगा उस पहाड़ पर, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उस कार्य को लेकर के वो इंटेंसिटी अपना जितना भी लग रहा है उस चीज़ में, उस कार्य के लिए वो दे देगा। फिर आ जाता है परजर्वेंस। इसमें क्या होता है, इसमें क्या करेगा, जो बालक है वो उस दूरी तक जो है अपना एफर्ट लगाते रहेगा, अपना प्रयास वो करते रहेगा जब तक कि वो उस गोल तक, उस लक्ष्य तक ना पहुंच जाए। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देख लेते हैं। और अगर हम लोग दूसरे फैक्टर्स में देखें तो अभिप्रेरणा के कहा जाता है कि 4 घटक होते हैं। एक होता है उत्तेजना। तो उत्तेजना में क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो किसी भी कार्य को लेकर के वो सचेत हो जाता है, जागरूक हो जाता है। इस स्टेज में क्या करता है, वह जो है वो प्राणी जो है वो सामान्य अवस्था यदि उसकी कुछ थी पहले, तो उससे उस अवस्था से निकल करके वो एक सक्रिय अवस्था में चला जाता है, उत्तेजना के स्टेज में। और इस स्टेज में 3 स्तर होते हैं, और वो स्तर कौन कौन से हैं, उच्च, मध्य और निम्न स्तर। उच्च स्तर में व्यक्ति जो है वो ज़्यादा उतावला हो जाता है या फिर ज़्यादा ही चिंता में हो जाता है। मध्य स्तर में वो सतर्क रहता है चीज़ों को लेकर के, और निम्न स्तर में वो निष्क्रिय रहता है, यानी कि कार्य को लेकर के उसमें कोई जागरूकता उस समय तक नहीं आई हुई होती है। तो ये है उत्तेजना। दूसरा है आकांक्षा। यानी कि हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हमारे मन में एक आकांक्षा होती है कि हमें उस कार्य को कैसे करना है। तो ये भी एक क्षणिक व्यवहार होता है जो कुछ समय तक के लिए ही रहता है, परंतु यह उसके लिए काफ़ी प्रभावी सिद्ध होता है। फिर तीसरा आता है प्रोत्साहन, यानी कि रीइंफोर्समेंट। यानी कि उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये जो रीइंफोर्समेंट होता है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यदि बालक को बीच बीच में रीइंफोर्समेंट ना मिलता रहे तो वो लास्ट में थक हार के एक जगह बैठ जाएगा और फिर वो उस कार्य को करना नहीं चाहेगा। तो ये इसको दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे है दंड, यानी कि पनिशमेंट। तो पनिशमेंट जो होता है, ऐसा नहीं है कि हर वक्त हमें उसे पनिशमेंट देते रहना है। ऐसी अवांछनीय गतिविधियों के कारण हमें उसे दंड देना चाहिए जो कि हमारे लिए कहीं भी सही नहीं है, और उसके लक्ष्य में पहुंचने में भी उसे वो व्यवहार जो है उसका वो अगर बाधा डाल रहा है तभी हम लोगों को उसे दंड देना चाहिए। दंड जो होता है वो कुछ हद तक प्रभावी होता है, परंतु कुछ क्षेत्रों में ये अपना नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है, तो इसको हमें थोड़ा संभल करके लोगों को देना चाहिए। आगे है अभिप्रेरणा चक्र, जिसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग में आपको बताए थे एक कॉन्टेक्स्ट ले करके कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है। तो अभिप्रेरणा चक्र यानी कि मोटिवेशनल साइकिल क्या होता है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे करके देखिएगा। तो पहला है बालक जो होता है उसमें, इसमें देख रहे होंगे आप लोग कि इसमें हम लोगों ने कुछ बनाया हुआ है साइकिल टाइप का, जिसमें हम लोगों ने लिखा हुआ है नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट, रिडक्शन ऑफ अराउजल। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज़ की जो अभिप्रेरणा होती है या फिर जो मोटिवेशन होती है उसका शुरुआत उसकी आवश्यकता से, यानी कि उसकी ज़रूरत से होती है कि उसे किस चीज़ की आवश्यकता है। साइंस के लिए, विज्ञान के लिए भी ये कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है।
तो इस चीज़ से भी आप लोगों को क्लियरली ये समझ में आ रहा होगा कि कोई भी कार्य को यदि हमें करना है तो उसके लिए हमें एक नीड की ज़रूरत होती है, एक आवश्यकता की ज़रूरत होती है। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है तो उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हम लोग अपना एफर्ट डालते हैं, उस चीज़ के लिए हम लोग ड्राइव करते हैं, अपना उत्तेजना लाते हैं। तो वही चीज़ में ड्राइव है। पहले हमारे अंदर नीड उत्पन्न होगी, ज़रूरत होगी, हमें उस चीज़ के लिए हम लोग क्या कार्य करेंगे वो ड्राइव के अंदर आएगी। ड्राइव के बाद क्या होगा, अराउज़ल, यानी कि हमने जो है जिस चीज़ के लिए कार्य किया था उस कार्य को करने के बाद क्या हम उस कार्य में सफल हो पाए हैं। यदि हम उस कार्य में सफल हो पाए हैं तो वो हमें मिल जाएगा और वो हमारा अराउज़ल हो जाएगा। अराउज़ल के बाद आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब जैसे हमारी आवश्यकता की जब पूर्ति हो जाती है तो हम लोग एक अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य के अनुसार ही अपना कार्य करना शुरू करते हैं और उसी के अनुरूप हम व्यवहार करना भी शुरू करते हैं, जिसको कि हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। उस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी कि उस लक्ष्य को निर्धारित करते हुए जिस प्रकार का हमने व्यवहार करना शुरू किया है और जिस प्रकार का कार्य हम कर रहे हैं, उसके बाद क्या होता है कि जिस गोल को हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं उस चीज़ को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं अचीवमेंट में। इसीलिए इसको कहा जा रहा है अचीवमेंट, यानी कि प्राप्त करना। जब हमें उस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है तब हमें जो प्रेरणा होती है, हमें जो मोटिवेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है और इसके बाद हमारे अंदर आ जाती है रिडक्शन ऑफ अराउज़ल, यानी कि हमारी जो प्रेरणा है वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो उस प्रेरणा को लाने के लिए हमें एक नए आवश्यकता की ज़रूरत है, एक नए ज़रूरत की आवश्यकता है। तो वो जो साइकिल होता है ये टाइम टू टाइम चलते रहता है। एक आवश्यकता की पूर्ति हुई तो एक बार हमने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किया, फिर सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम। तो ऐसा करके ये जो साइकिल होती है चलती ही रहती है लाइफ टाइम। तो ये होता है मोटिवेशन साइकिल, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें एक टर्म आपको हमेशा याद रखना है कि जब हमें किसी कार्य की या फिर किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है तो उस चीज़ की पूर्ति के लिए हम लोग ड्राइव करते हैं, उस चीज़ के लिए हम लोग कार्य करते हैं और उस चीज़ को कार्य करते करते हमारे अंदर एक प्रेरणा आ जाती है, एक अराउज़ल आ जाता है और उस प्रेरणा आ जाने के बाद, वो अराउज़ल आ जाने के बाद हम उसी के अनुसार लक्ष्य केंद्रित व्यवहार करने लगते हैं और फिर लक्ष्य केंद्रित व्यवहार करते हुए हम लोग उस गोल की प्राप्ति कर लेते हैं जिसको हम लोग चाहते हैं प्राप्त करना। फिर जब उस लक्ष्य की हमारी प्राप्ति हो जाती है तब हमें जो प्रेरणा आई हुई होती है वो स्वयं ही समाप्त हो जाती है और उस प्रेरणा को लाने के लिए हमारे अंदर एक नए आवश्यकता का जनन होना आवश्यक होता है। तो ये था हमारा जो भी था अभिप्रेरणा चक्र या फिर जिसको हम लोग मोटिवेशन साइकिल कह रहे हैं। तो मोटिवेशन साइकिल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र और दूसरा होता है संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र। तो चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र में क्या होता है कि ये जिस प्रकार की हमें बेसिक नीड है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यदि हमारी अंदर कोई अभिप्रेरणा चक्र जागरूक हुआ है और वो चल रहा है तो वो हमारा चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र कहलाता है। जैसे अगर आपको प्यास लगी है तो आप क्या करोगे, आपको यदि प्यास की अनुभूति हो रही है तो आप उसके लिए कार्य करना चाहोगे और उस कार्य को करने के लिए यदि आपके सामने कोई घड़ा रखा हुआ है तो आप उस घड़े तक जाना चाहोगे। तो उस घड़े तक जाने के लिए भी आपके मन में एक प्रेरणा आनी चाहिए कि मुझे उस घड़े तक पहुंचना है तभी मैं पानी को पी पाऊंगा। तो वहाँ तक जाने के लिए आप में एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आएगा और आप उस चीज़ को, पानी को प्राप्त कर लोगे, पी लोगे, आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी और आप में जो अराउज़ल आया था यानी आप में जो प्रेरणा आई थी वो प्रेरणा उसी समय समाप्त हो जाएगी। तो ये जो बेसिक नीड है यानी कि हमारा भोजन का, हमारे वाटर का, हमारे शेल्टर का, हमारे जीवन जीने का, प्यार का, बिलोंगिंग का, तो ये सारी चीज़ें हमारे चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र के अंदर में
आती है। दूसरा है संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र। इसमें क्या होता है कि इस चक्र में बालक अपनी जो मानसिक क्षमताएं हैं उसको विकसित करने के लिए अभिप्रेरित होता है। यानी कि यदि हम लोग कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति कोई 10th क्लास में कोई बालक है तो वो चाहता है कि मैं 10th क्लास का बोर्ड जो है, बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है वो क्लियर कर जाऊं आसानी से, अच्छे नंबर से। तो उसके लिए यदि कोई किसी प्रकार का बिहेवियर कर रहा है उसमें और किसी प्रकार का अभिप्रेरणा चक्र चल रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र। तो ये था हमारा मोटिवेशन का जितना भी हमारा क्लासेस था, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, उन सारे टॉपिक्स को हम लोग कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। और अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा जितना भी पॉसिबल हो पाएगा हम प्रयास करेंगे कि आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर देने का हम पूरी प्रयास करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए हमारे इस चैनल पर, इस N&K ट्यूटोरियल फैमिली पर, और सपोर्ट करते रहिए हमें और देखते रहिए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी प्रकार से करते रहिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग।